एक परिवार जो समंदर में छुट्टियां मनाने जाता है, लेकिन अगली ही सुबह वो देखते हैं कि समंदर का पूरा पानी सूख गया है, मानो वहां पर समंदर कभी रहा ही ना हो, और भूखे जानवर बाहर आ जाते हैं। तो आखिर क्या राज छुपा है इस कहानी में? वीडियो के अंत तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैरिबियन सागर के बीच एक परिवार यार्ड पर अपनी छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते समय उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन क्योंकि आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, वो सोचती है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। कुछ सेकंड बाद वही एहसास फिर से होता है, लेकिन इस बार भी कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अब वह घबरा जाती है और यार्ड की तरफ तैरना शुरू करती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैडी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वो यार्ड पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। वो बच्चों को बुलाता है, यार्ड को उस तरफ ले जाता है और पानी में कूद जाता है। वो जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और यार्ड की ओर तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। इसके बाद रात होती है और रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। तभी कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वो सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक समूह गुजर रहा है। टॉम समझता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी अचानक यार्ड जोर से हिलने लगती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यार्ड को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वो समंदर में कूद के नीचे चेक करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म सीती है और टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से हाथ कट गया। वो कहता है कि जो भी चीज थी वो बहुत बड़ी थी। टॉम को यार्ड पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वो चिल्ला उठती है, लेकिन वो तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद यार्ड पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उसके पास सिर्फ 4 दिन का खाना बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। तभी अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि कई सारे उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ उल्कापिंड गिरते हैं वहाँ बड़े धमाके होते हैं। एक उल्कापिंड पानी में उसके पास गिरता है, तो टॉम तुरंत यार्ड को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक उल्कापिंड उस इलाके को हिट करता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कस के पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वो उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यार्ड से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है और फैमिली यार्ड के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यार्ड जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे काफी चोट लग जाती है। लहरें तेजी से यार्ड से टकरा रही होती हैं। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं और किसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो को ट्राई करता रहता है, पर सिग्नल नहीं मिलता। तभी अचानक एक तेज आवाज आती है और हवा और भी स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली चौंक जाती है कि वो तूफान से बच गए हैं,
लेकिन यार्ड आधी तबाह हो गई है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समंदर का पूरा पानी सूख गया है और यार्ड अब जमीन पर अटकी हुई है। ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क बिल्कुल भी डाउन होता है। बेन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये पिछली बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वो टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने लगती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई देखते हैं। बेन एक पत्थर से बहुत सारे गुब्बारे बांध देता है ताकि कोई सर्वाइवर उन्हें देख सके। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम नाउ होता है और वो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसीलिए समुंदर पीछे हट गया है और जमीन सूख गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन हो गया है। वो सर्वाइवर ये भी कहता है कि पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और शायद 1 हफ्ते में समंदर वापस आ जाएगा। वो फैमिली को चेतावनी देता है कि जितना हो सके उतना ऊंची जगह पर चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो बोलता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मर गया और सबमरीन में बस 3 ही लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम के पास कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है और जिसके हाथ में एक भाला था और साथ में एक कुत्ता भी जो लगातार भौंक रहा था। टॉम उसके पास जाता है और पानी की एक बोतल देता है, लेकिन वो आदमी कुछ ऐसी भाषा बोल रहा था जो टॉम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। पानी पीने के बाद वो आदमी अचानक से टॉम के सिर पर बोतल मारता है और चेहरे पर एक लात भी। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो आदमी टॉम के पेट में अपना भाला घुसा देता है। टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर वो उसकी गर्दन भी काट देता है। इसके बाद वो आदमी जूलिया के पीछे भागने लगता है और उसे भी भाला फेंक कर मारने की कोशिश करता है। जूलिया के कंधे पर चोट लग जाती है। जूलिया दर्द से कराहते हुए यार्ड के अंदर भागती है और बच्चों को बताती है कि वो सब छुप जाएं। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिर में अंदर घुस जाता है। पहले वो थोड़ा खाना उठाता है और फिर यार्ड में इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई है, लेकिन जैसे ही वो धीरे से निकलने लगती है उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है, लेकिन जूलिया चाकू से उसे मार डालती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर वो आग बबूला हो जाता है। इसी बीच जूलिया यार्ड के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वो चाकू छोड़ दे और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है और जूलिया को सोफे पर फेंककर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब देखकर रो रहे होते हैं। कैसी बाहर निकलकर उस आदमी पर फ्लेयर चला देती है और वो आदमी जल उठता है। तभी यार्ड में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है और वो उस आदमी को एक लात मारकर गिरा देती है। इसके बाद बैग और मैप उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर रोने लगते हैं और टॉम को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। तभी वो डरावना आदमी फिर से यार्ड से बाहर आ जाता है तो फैमिली उसे देखकर भागने लगती है। कुछ ही देर में यार्ड एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास वो गुब्बारे देखकर आया था। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे आ रहा था। रास्ते में एक छोटे से तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर से उनके बीच पहुँचने वाला है। सभी लोग
लोग दौड़ पड़ते हैं और एक रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। चलते चलते उन्हें मरे हुए से एनिमल्स और समुद्र के नीचे जमा हुआ सारा प्लास्टिक दिखने लगता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है तो जूलिया समझती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। वो सबको रुकने के लिए कहती है और जब वो पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है, क्योंकि बोतल में पानी लगभग खत्म ही हो चुका था। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं किया। जूलिया गुस्से से चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है, फिर भी फैमिली आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देख सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पक्षी होते हैं। फैमिली तय करती है कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वो थोड़ा सा स्नैक्स आपस में बांटते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है, मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराकर बताती है, टॉम हॉस्पिटल में उसका पेशेंट था। फिर एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर आ जाती है। तभी वो डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक से पीछे से उस पर टूट पड़ती है और कई बार चाकू से वार करके उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े उड़ रहे होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई कटने के निशान हैं, मतलब इस एरिया में कोई खतरनाक जीव छुपा हुआ है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, केकड़े उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रहे होते हैं, लेकिन बेन धीरे से आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझती है कि अनजान पानी से उसे बीमारी हो सकती है। बहुत तेज धूप हो जाती है तो फैमिली अपने सिर को कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगता है, तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं। जूलिया और कैसी उसे एक टेम्परेरी शेल्टर बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वो रात यहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो केकड़ों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी के 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर ही छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। केकड़े वापस आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है, लेकिन जब खुद चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैर को जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ा लेते हैं, नहीं तो वो नीचे गिर जाती है। कंटेनर के एक छेद से आधे केकड़े अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन केकड़े उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छेद के होल तक पहुंच जाता है, लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींच लेते हैं और उसे भी मारकर खा जाते हैं। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेला पाती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें थी। कंटेनर चेक करते समय उन्हें रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। इस पर नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था, जो समुद्री जीव है, और वो ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके यंत्रों ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आ जाएगा और उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। वो एक फ्लेयर गन से शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू कर देती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है, जिसमें बेन पेशाब करता है और वो लोग आखिरकार सबमरीन को पास ही देख लेते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वो रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है।
जूलिया तुरंत अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वो बिना उसके आगे बढ़ जाएं, लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है कि उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि बाद में वो उन्हें ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींचकर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव बाहर खून में लथपथ पड़ा है। वो समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब सबमरीन वो ले सकते हैं, ये सोचकर कि एक एक्स्ट्रा जगह होगी। कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया केकड़ों को आता देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को मार देती है, लेकिन केकड़ों का बहुत बड़ा झुंड होता है और सबसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है तो जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू कर देती है। कैसी की मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और आग जला देता है ताकि केकड़े भटक जाएं। जब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाएगी, केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही उसे तुरंत खाने लग जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है। तब तक बच्चे अंदर चले जाते हैं और जब वो सुरक्षित हो जाते हैं तो जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई है, तो वो गन को भी केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छे से लॉक कर देती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी समय समुद्र वापस आ जाता है। वो तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। जल्द ही वो तेज आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुशी हो जाते हैं। वो हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।